Did you see Paji ki Kaksha uploaded a new one-shot video for class 12th? Oh, really? Let's get our pens and paper ready. हेलो मेरे दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर कक्षा इन पाजी की कक्षा। जी हाँ मेरे दोस्तों, पाजी एक बार वापस आ गया है क्लास 12th का एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर लेके, जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। यार ये चैप्टर जो है ना, ये एक केमिकल रिएक्शन की नॉवल का थर्ड पार्ट है। हाँ, पहला और दूसरा सीजन जो है ना, आपने क्लास 12th में स्टडी कर लिया है। पहला सीजन थर्मोडायनेमिक्स, जो रिएक्शन की फिजिबिलिटी के बारे में बात करता है यूजिंग अ वैल्यू कॉल्ड डेल्टा जी। डेल्टा जी लेस देन जीरो होता था तो हम बोलते थे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, और डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो होता था तो हम बोलते थे रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, राइट। दूसरा सीजन में आपने ये पढ़ा कि a प्लस बी जब ए बी देने जा रहा है तो क्या पूरा 100% ए बी मिल जाएगा, या 60-40 या 40-60 या 30-70 पे क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। उसी को हम बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब अगर आप देखो तो इन दोनों चैप्टर में कहीं पे भी रेट, टाइम, कितनी देर में एक रिएक्शन कंप्लीट होगा, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है। हाँ, तो चैप्टर नंबर 3 क्लास 12th का, जो कि एक्चुअली में थर्ड सीजन है इस नॉवल का, इज गोइंग टू टॉक अबाउट इन हाउ मच टाइम योर रिएक्शन गेट्स कंप्लीटेड। अब ये जो चैप्टर है, इसके अंदर ना थ्योरी से ज्यादा एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपके फाइनल एग्जाम में ये है 7 मार्क्स का चैप्टर, और इस 7 मार्क्स को गेन करने के लिए आपको लगाने पड़ेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पाजी आपके लिए लेके आया है एक बहुत ही यूनिक माइंड मैप ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, जिसमें हमने इस चैप्टर की थ्योरी को 10 पार्ट में डिवाइड किया है, और उस 10 पार्ट के नीचे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो इस माइंड मैप में हमने डाल दिए हैं एक बहुत ही यूनिक क्वेश्चंस, जिससे आपको उस थ्योरी का रेफरेंस मिलेगा और एप्लीकेशन समझ में आएगा। जी हाँ दोस्तों, टेंशन नॉट, व्हाट्सएप चैनल है पाजी का, आप बिल्कुल ज्वाइन करिए। आपको वहां पर ये माइंड मैप बिल्कुल आराम से मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए। राइट है, चलो पहली थ्योरी उठाते हैं, जिसका नाम है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब देखो, रेट मतलब स्पीड, ठीक है, हमारे लिए स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है डिस्टेंस ट्रेवल इन पर्टिकुलर टाइम, राइट। एक ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है इन पर्टिकुलर टाइम, उसी को हम बोलते हैं उसका स्पीड। और आपने सुना होगा, आपने एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड, दो तरह की स्पीड्स पढ़ी हुई हैं इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स। अब यार, केमिकल रिएक्शंस है, ये केमिस्ट्री है, ये यहां पर हम हर चीज माइक्रोमोलिकुलर लेवल पे लेके जाते हैं। कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि सर टेस्ट ट्यूब में ना आपने रिएक्शन स्टार्ट किया, फिर टेस्ट ट्यूब को छोड़ दिया, अब टेस्ट ट्यूब ना ट्रैवल करेगी दुम 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 दुम। अब वो ट्रैवल करती करती जहां तक जा रही है ना सर, वो डिस्टेंस कैलकुलेट किया, जितने टाइम में हुआ डिवाइड किया, आपको रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन मिल जाएगा। अरे नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर जो खेल है ना, वो सारा का सारा कंसंट्रेशन का है। हाँ, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जा रहा है ना मेरा रिएक्शन, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन द पर्टिकुलर टाइम, दैट इज नोन एज रेट ऑफ द रिएक्शन, या फिर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इन अ पर्टिकुलर टाइम, उसी को हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। ऑब्वियसली ये रेट ऑफ रिएक्शन बहुत इंटरेस्टिंग है समझना, और इस रेट ऑफ रिएक्शन के एक्सप्रेशन को समझना बहुत जरूरी है। तो सपोज करो आपके पास एक रिएक्शन है A प्लस बी गोइंग टू C प्लस डी, है ना। आपको बस इतना समझना है कि एक गिवन टाइम इंटरवल के अंदर आपका A, B, C और D का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है। तो यहां पर दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एक जिसको हम बोलते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन या फिर डिसअपेरेंस, रेट ऑफ फॉर्मेशन या फिर रेट ऑफ डिसअपेरेंस। अब जो डिसअपेरेंस का रेट है ना, वो रिएक्टेंट्स के लिए होता है मेरे बच्चों, और जो फॉर्मेशन का रेट है ना, वो प्रोडक्ट्स के लिए होगा, ऑब्वियसली, क्योंकि प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं। तो यहां पर इस चीज को मैं कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करता हूं, और जब मैं आर ए, दैट इज रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ ए की बात कर रहा हूं, तो मैं बोलूंगा दैट इज नथिंग बट चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय डेल्टा टी, वॉट एवर द टाइम टेकन फॉर दैट चेंज।
लेकिन क्योंकि ये चेंज जो है वो नेगेटिव होगा, तो वो नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए हम रिएक्टेंट के टर्म्स में क्या लगाते हैं, एक नेगेटिव सिंबल लगाते हैं, एक नेगेटिव साइन लगाते हैं। ये नेगेटिव साइन जो है ना, ये आपको बेसिकली करेक्शन करने में हेल्प करता है। सिमिलरली जब मैं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी लिखूंगा, तो मेरे प्यारे दोस्तों उसको मैं पॉजिटिव डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी बाय डेल्टा टी लिखूंगा। इज दैट ओके? अब ये रिएक्शन का खास बात ये था कि इसमें स्टोइकियोमेट्री इन्वॉल्व नहीं था। जैसे ही इसके अंदर स्टोइकियोमेट्री लाइक N1, N2, N3, N4 ऐसा कुछ आ जाए, तो आपको ये चीज समझनी है कि उस मोमेंट में अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज ए, रेट ऑफ ए अगर आपको ढूंढना है, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ए, तो आपको उसका जो भी चेंज आ रहा था दैट इज रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए जो आ रहा था, उसको उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देना है। ओनली एंड ओनली देन बेसिकली वो आपका रेट ऑफ रिएक्शन बनेगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इस पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन करिए, बिकॉज इतने से पॉइंट पे एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन बन जाता है और बच्चे उसको गलत करके आ जाते हैं। किसी भी गिवन स्पीशी का चेंज इन अ पर्टिकुलर टाइम, उसके लिए स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रिक्वायर्ड नहीं है। बट जब आप उसी स्पीशी के रिस्पेक्ट में रेट का एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, तो आपको उसको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा। परफेक्ट है? दैट इज व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन। अब जैसा कि हमने बताया एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट, तो मैंने देखो स्मार्टली क्या किया है, एवरेज रेट में बिना स्टोइकियोमेट्री का एक इक्वेशन ले लिया है और इंस्टेंटेनियस रेट में मैंने स्टोइकियोमेट्री वाला इक्वेशन ले लिया है, और ताकि आपको दोनों का डिफरेंस बता सकूं जो मैंने अभी अभी यहां पर लिखा था। ओके, अब एवरेज रेट जो होता है दैट इज टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन इन द टोटल टाइम टेकन। बट इंस्टेंटेनियस, वी नो व्हाट इज इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस होता है एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे। तो कई बार क्या होता है, आपका एग्जामिनर यहां पर आपको फंसा लेगा। वो क्या करेगा, वो आपको एक ग्राफ देगा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का। ओके, अब लेट्स से कि ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। अब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन तो धीरे धीरे क्या होता है, डिक्रीज होता है, यस और नो। अब डिक्रीज होता है तो उसने क्या किया, उसने यहां पर एक टाइम इंटरवल लिया लेट्स से 40 सेकेंड्स, और यहां पर एक टाइम इंटरवल लिया लेट्स से 20 सेकेंड्स, सिंपल। और उसने यहां पर कुछ पॉइंट्स दे दिए। अब वो बोलते हैं व्हाट इज द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन 20 to 40 सेकेंड्स, है ना। तो कुछ नहीं है, आपको इस ग्राफ का स्लोप निकालना है, और जैसे ही आप स्लोप निकालोगे आपको कंसंट्रेशन, आपको रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ दैट पर्टिकुलर रिएक्टेंट जिसका भी आपको ये ग्राफ दिया हुआ है। बट ऑन द अदर हैंड, अगर मेरे को इंस्टेंटेनियस रेट निकालने के लिए बोल दिया जाए, तो माय डियर फ्रेंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेना है वर्सेस टाइम। अगेन ग्राफ दिया होगा, वो बोलेगा एट 40 सेकेंड्स बताओ व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस रेट। तो आपको कुछ नहीं करना है बच्चे, प्यार से यहां पर इस पॉइंट के अराउंड एक टेंजेंट बना देनी है। इस टेंजेंट पे कोई कहीं पे भी आपको 2 पॉइंट ले लेने हैं। जैसे ही आप ये 2 पॉइंट लोगे उसके रिस्पेक्ट में आपको टाइम मिल जाएगा। सो देयर इज T1, देयर इज T2, और यहां पर आपको C1 और C2 मिल जाएगा। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये T2 है तो ये C2 हो जाएगा और ये C1 हो जाएगा। ये थोड़ा लेबलिंग में ध्यान दीजिएगा। एंड दैट्स इट बॉस, कुछ नहीं, आपको इस टेंजेंट का स्लोप निकालना था एंड यू आर गुड टू गो। यू आर गेटिंग द इंस्टेंटेनियस रेट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टेंजेंट, है ना। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे आपको एक टेंजेंट बनानी है और टेंजेंट बना के उस टेंजेंट का स्लोप लेना है। दैट इज हाउ यू विल कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस रेट। बच्चा बोलते हैं सर दोनों के एक्सप्रेशंस में क्या फर्क है। तो देखो, अगर मुझे R ऑफ रिएक्टेंट ढूंढना है, दैट इज एवरेज रेट अगर मुझे ढूंढना है, तो मैं सिंपली क्या लिखूंगा, दैट इज नथिंग बट 1/N1 रिएक्टेंट का अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है तो डेल्टा R चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ R बाय डेल्टा T विद अ नेगेटिव साइन, राइट है। सो दैट्स हाउ आई विल शो एवरेज रेट। लेकिन इसी रिएक्शन के लिए अगर मुझे इंस्टेंटेनियस रेट ढूंढना है, तो इंस्टेंटेनियस रेट के लिए मैं क्या करूंगा, लिमिट डेल्टा T टेंडिंग टू 0 कर दूंगा। जैसे ही मैं ये करूंगा तो ये एक्सप्रेशन 1/N1 क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, दैट विल बिकम -dr बाय dt। सिंपल, दैट इज सो इजी।
ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा और ये आपका एवरेज इक्वेशन है। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है एंड दैट्स हाउ द फर्स्ट थ्योरी गेट्स कंप्लीटेड माय डियर फ्रेंड। इस पूरी थ्योरी में एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहां पर एरो पे मार्क कर दे रहा हूं, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखो भैया, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन आएगा ना ऊपर और नीचे टाइम आएगा। कौन सा कंसंट्रेशन लेंगे मेरे बच्चे पूछते हैं, सर कौन सा कंसंट्रेशन? तो बहुत सारे हैं हमारे पास, मोलैरिटी है, मोलैलिटी है, मोल फ्रैक्शन है, परसेंटेज बाय वॉल्यूम बाय मास, चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशंस अगर नहीं देखा है तो जाओ पाजी की कक्षा में जाके वन शॉट देख लो सॉल्यूशंस का, आसानी से आपको ये चीज पता चल जाएगी। बट आपको ये चीज समझनी है कि हमने यहां पर जो कंसंट्रेशन लिया है ना वो मोल पर लीटर लिया है, दैट इज हमने मोलैरिटी की बात की है, बिकॉज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट है? तो इस चीज को आपको समझना है और बहुत ही अच्छे से और बढ़िया से इस पॉइंट को नोट डाउन कर लेना है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे इसी थ्योरी का एक छोटा सा न्यूमेरिकल। ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है इस न्यूमेरिकल में ध्यान से समझिए। मैं आपको अप्लाई करना दिखाऊंगा, मैं आपको बिल्कुल भी कंप्लीटली सॉल्व करना नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको मेरे ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है, आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, आत्मनिर्भर। राइट? तो देखिए, आपको एक रिएक्शन दिया हुआ है जहां पर हाइड्रोजन परऑक्साइड डिकम्पोज हो रहा है इनटू H2O प्लस O2। करेक्ट है? अब इस पूरे रिएक्शन के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको 48 ग्राम्स ऑफ O2 दिया हुआ है फॉर्म्ड पर मिनट एट अ सर्टेन पॉइंट। द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर पूछा है, तो बेसिकली ऑक्सीजन और वाटर का इन दोनों के रेशो पे आपको ध्यान देना है एंड स्टोइकियोमेट्री इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं इक्वेशन बनाऊं तो मुझे दिख रहा है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O डिवाइडेड बाय 2 करूं तो दैट विल बिकम रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 डिवाइडेड बाय 1, राइट? दैट इज द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ O2। अब अगर आप देखो तो ये मुझे ढूंढना है, तो मुझे बेसिकली रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 जो है ना उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। बट ध्यान देना, उसने 48 ग्राम्स ऑफ O2 दिया है, उसको मोल पर मिनट में कन्वर्ट कर लेना। क्यों? क्योंकि यहां पर जो यूनिट्स हैं वो मोल पर मिनट में दिए हुए हैं। तो कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली 48 को 32 से डिवाइड कर लेना है। क्यों? क्योंकि मोलर मास 32 होता है। डिवाइड करोगे तो आपको ये मोल पर मिनट आ जाएगा एंड दिस हैज टू बी मल्टीप्लाइड बाय 2। आई एम सो सॉरी, हैज टू बी मल्टीप्लाइड बाय 2। बस इस इक्वेशन को सॉल्व करो और आपको देखो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O जो है वो बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से बढ़िया से सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में ABCD जो भी ऑप्शन आ रहा है वो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स एंड वी विल गिव अ शाउट आउट इन द नेक्स्ट क्लास, जो भी मैक्सिमम आंसर्स आज की क्लास में करेगा। करेक्ट? चल लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थ्योरी, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट जिसका नाम है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट क्या है वो तो समझ में आ गया, अब कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस रेट को इफेक्ट करते हैं? तो उसके अंदर पहला ऑब्वियसली इज द कंसंट्रेशन, डेफिनेशन में ही था। जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हो रिएक्टेंट्स की तो आपको क्या मिलता है? इंक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन मिलता है। ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है। करेक्ट है? फिर नेक्स्ट बात करेंगे टेम्परेचर की, तो अगेन टेम्परेचर बढ़ाने पे इंक्रीज होता है। और फिर बात करेंगे कैटलिस्ट की, तो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में आपका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। सो इफ यू सी इन जनरल जो फैक्टर्स हैं उनका क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ये बता रहा है कि इन फैक्टर्स को जब आप इंक्रीज करते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। इट्स सो इजी, सो सिंपल, राइट? लेकिन इन लोगों का क्वांटिटेटिव इफेक्ट, दैट इज वेयर आपका एप्लीकेशन आपको फंसा लेगा इस पर्टिकुलर चैप्टर में। सो that is what we need to understand, and for that we will have to understand first of all the qualitative aspect of this factors using a question। देखो जैसे क्वेश्चन है which of the following will lead to an increase in the rate of reaction। अब ये रहा आपका क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, ये रहे आपके ऑप्शंस। प्लीज मैच द फॉलोइंग करिए एंड कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका आंसर क्या आया है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन रखा है, जस्ट टू अंडरस्टैंड हाउ द फैक्टर्स प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन द रेट ऑफ द रिएक्शन, राइट? चलिए थ्योरी नंबर 3। अब
इनका क्वांटिटेटिव इफेक्ट पढ़ना है हमें। क्वांटिटेटिव इफेक्ट को पढ़ने के लिए हम पहले कंसंट्रेशन के इफेक्ट को पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम लोग किसकी तरफ जाएंगे, टेम्परेचर की तरफ जाएंगे। कैटलिस्ट का क्वांटिटेटिव इफेक्ट नहीं है, वो तो प्रेजेंस है, तो आपका रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब रेट लॉ अगर आपको याद हो तो आपने क्लास 11th के अंदर एक लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, अब अगर मैं सिंपली एक इक्वेशन लूं लॉ ऑफ मास एक्शन के रिस्पेक्ट में, तो जैसे मैंने यहां पर एक इक्वेशन ली हुई है, ए प्लस बी गोज टू प्रोडक्ट, है ना। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है? लॉ ऑफ मास एक्शन ये बोलता है कि आपका जो रेट होता है ना, वो एक्चुअली में प्रोडक्ट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस रेस टू पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स के बराबर होता है, और सॉरी प्रोपोर्शनल होता है। और ये प्रोपोर्शनलिटी जब हटती है तो उसकी जगह पे क्या आता है, एक कांस्टेंट जिसका नाम है रेट कांस्टेंट। बट जब इस चीज को एक्सपेरिमेंटली देखना चालू किया साइंटिस्ट लोगों ने, तो पता चला कि यार ये जो रेट लॉ ऑफ मास एक्शन से जो हम रेट का इक्वेशन बना रहे हैं ना, वो एक्चुअली में फॉलो हो नहीं रहा है बहुत सारे रिएक्शंस के अंदर। कुछ में हो भी रहा था बट बहुत सारे जगहों पे फॉलो नहीं हो रहा था। तो द क्वेश्चन वाज कि हाउ डू वी अंडरस्टैंड द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ रेट एंड कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो उस चीज के लिए एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनाई गई और उस इक्वेशन को बोला जाता है रेट लॉ इक्वेशन। ठीक है, दैट इज नोन एज रेट लॉ इक्वेशन। इट्स कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन। कुछ भी इसके अंदर थ्योरेटिकल नहीं है। हमने सारे फैक्टर्स एक्सपेरिमेंटल लिए और एक्सपेरिमेंटल फैक्टर्स को स्टडी करते हुए हमने डिफरेंट रिएक्शंस के लिए रेट लॉज बनाए। अब बहुत ही सिंपल है। सपोज करो मेरे पास एक रिएक्शन है ए प्लस बी राइट गोज टू प्रोडक्ट। तो इसका रेट लॉ जो है वो कैसे लिखा जाएगा? दैट इज नथिंग बट a टू द पावर x एंड b टू द पावर y, वेयर x एंड y आर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। और उसके अलग अलग तरीके हैं एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन के। एंड इन द कोर्स ऑफ द चैप्टर, इन द कोर्स ऑफ दिस वन शॉट, वी विल सी कि कैसे ये x और y को एक एक करके स्टडी किया जा सकता है। परफेक्ट है। सो बहुत ही सिंपल है। अब जब ये रेट लॉ इक्वेशन बनी तो लोगों का क्वेश्चन था कि ये x और y ये क्या डिनोट कर रहे हैं? दैट वाज द क्वेश्चन कि ये x और y क्या डिनोट कर रहे हैं। बिल्कुल एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है, बट x एंड y जो होता है ना मेरे प्यारे दोस्तों, वो एक्चुअली में बन जाता है आपके रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, सम ऑफ द पावर्स। आप जब रेट लॉ एक्सप्रेशन निकालते हो और उन पावर्स को सम कर देते हो तो एक्चुअली में बन जाता है उस इक्वेशन का ऑर्डर। सिमिलरली जब आप स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को ऐड कर देते हो तो वो एक्चुअली में बन जाता है उस पर्टिकुलर रिएक्शन का मॉलिक्यूलैरिटी। तो यहां से दो टर्म्स निकल के आए, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी। ऑब्वियसली दिस इज योर एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी एंड दिस इज योर थ्योरेटिकल क्वांटिटी। हाँ, molecularity is not exactly defined as sum of the stoichiometric coefficients. It is the number of particles, number of molecules colloiding simultaneously in a given reaction to produce the products. ठीक है, simultaneous word बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये a प्लस बी जो है जैसे ही ग्रेटर देन 4 हो जाए, a प्लस बी ग्रेटर देन 4 हो जाए, तो ऐसा माना गया कि भैया रिएक्शन में ना कुछ गड़बड़ है, रिएक्शन में कुछ गड़बड़ है। अब क्वेश्चन था कि ये गड़बड़ क्या है, तो बस धीरे धीरे उस चीज को हम इस वन शॉट में समझेंगे। बहुत ही आसान, बहुत ही इजी। दो टर्म्स आपके लिए आ गए हैं, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी। 100% उसको नोट डाउन करिए और अच्छे से मार्क करिए। फिर बात आती है कि ये जो रेट कांस्टेंट, राइट, ये जो रेट कांस्टेंट निकला ना, इस रेट कांस्टेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स को थोड़ा समझना जरूरी है। अब जैसे मैं एक इक्वेशन लिखूं R इक्वल्स टू K, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेस टू पावर ऑर्डर को रिप्रेजेंट किया जाता है विद द लेटर N। अब ये जो n है ना, इस n को मैं ऐसे ही रहने देता हूं, और अगर मैं k को क्या ले लूं, अच्छा इस रिएक्टेंट को हम a ले लेते हैं बिकॉज रेट का भी डिनोशन आर दिया है। सो देखो क्या मैं लिख सकता हूं, दिस इज नथिंग बट रेट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेस टू पावर n। बिल्कुल लिख सकते हैं। अब अगर आप देखो तो इट इज द रेशो,
रेशो है तो वो कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट होने वाला नहीं है। रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट नहीं है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अगर आप कंसंट्रेशन चेंज करोगे तो रेट चेंज होगा और रेशो जो है वो कांस्टेंट रहेगा। बट ऑन द अदर हैंड आपका जो रेट है वो रेट कांस्टेंट जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट रहेगा। क्यों? बिकॉज जैसे ही आप टेम्परेचर के साथ खेल खेलते हो तो रेट चेंज होता है, कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता है। तो ये छोटी छोटी जो चीजें हैं रेट कांस्टेंट के बारे में, ये आपको नोट डाउन करके रखनी है कि रेट कांस्टेंट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन बट इट इज ओनली डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर। परफेक्ट। अब दूसरी चीज, अगर आप रेट कांस्टेंट का यूनिट देखें तो ये यूनिट आता है मोल पर लीटर पर सेकेंड, राइट? ऐसे ही आएगा ना? क्यों? क्योंकि ये का यूनिट होता है मोल पर लीटर एंड मोल पर सेकेंड। और नीचे की साइड पे अगर आप देखो तो कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट है, कॉन्सेंट्रेशन होता है मोल पर लीटर रेज टू पावर n। सिंपल है, इजी है, परफेक्ट। सो अब अगर आप देखो तो ये एक कॉमन यूनिट निकल के आ रहा है, तो क्या मैं रेट कांस्टेंट का एक जनरल यूनिट निकाल सकता हूं मोल पर लीटर रेज टू पावर 1 - n पर सेकेंड? बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, ये चीज बहुत अच्छे से नोट डाउन करना कि आपका जो यूनिट है किसका, रेट कांस्टेंट का, वो किस पे डिपेंडेंट है? दैट इज डिपेंडेंट ऑन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, राइट? सो इट इज डिपेंडेंट ऑन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। देखो यहां पर ये रहा। तो अगर आपने ऑर्डर को 0 किया तो क्या होगा यूनिट, ऑर्डर को 1 किया तो क्या होगा यूनिट, वो आपको समझना है और बहुत अच्छे से लिख लेना है। करेक्ट है? ये जनरल फॉर्म लिख लीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दैट्स हाउ रेट कांस्टेंट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपके बोर्ड पे हैं और उसके यूनिट का जनरल फॉर्म हमने आपको यहां पर लिख के दे दिया है। तो अच्छे से नोट डाउन करिए, बिकॉज बार बार बोलूंगा इस चैप्टर की थ्योरी वो इंपॉर्टेंट इतनी नहीं है जितना एप्लीकेशन पार्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है, राइट? चलिए नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस थ्योरी। हाँ, सो रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन हैज द यूनिट। अब जैसा कि मैंने आपको बोला, आपको जनरल फॉर्म याद रहना चाहिए। रेट कांस्टेंट का यूनिट होता है मोल पर लीटर रेज टू पावर 1 - n पर सेकेंड। इसको एक्सपैंड भी कर सकते हैं, मोल टू द पावर 1 - n, लीटर टू द पावर n - 1 n पर सेकेंड। वही आपको यहां पर दिख रहा होगा, राइट? एक्सपैंड किया, बस कुछ नहीं, पावर्स को अंदर मल्टीप्लाई किया। अब जीरो ऑर्डर मतलब n की वैल्यू क्या हो गई, 0। अब जैसे इसको 0 रखा तो क्या आपको दिख रहा है, ये हो जाएगा मोल, ये हो जाएगा लीटर इनवर्स, ये हो जाएगा सेकेंड। अब अगर आप देखो तो आपको एक यूनिट मिला और इस यूनिट में आप बहुत अच्छे से नोट डाउन करिएगा कि दिस इज द ओनली ऑर्डर, ये 0 ऑर्डर इज द ओनली ऑर्डर जिसका यूनिट जो है वो रेट ऑफ द रिएक्शन के साथ क्या होता है, मैच खाता है। इसके अलावा और कोई ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन नहीं है जिसके साथ ये यूनिट मैच खाएगा। बहुत अच्छे से और बढ़िया से नोट डाउन कर लीजिए। दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजिंग चैप्टर। अगर आपने इसको पाजी की कक्षा में बढ़िया से लिख लिया, छोटे छोटे पॉइंट्स को अगर नोट डाउन कर लिया, तो आप लोगों के लिए ये चैप्टर बहुत ही आसान हो जाएगा। करेक्ट है? चल आगे बढ़ते हैं। दो टर्म्स जो कि अभी अभी हमने बात किया था कि ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी क्या होता है। तो जैसा कि मैंने बताया, एक जनरल रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलैरिटी इज नथिंग बट द सम ऑफ द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। इट इज नॉट डिफाइंड लाइक दैट। डेफिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलैरिटी भी कई बार बोर्ड एग्जामिनेशंस में पूछी गई है, आपको वो डेफिनेशन अच्छे से पता होनी चाहिए। मॉलिक्यूलैरिटी इज डिफाइंड एज द साइमल्टेनियस कोलिजन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कोलाइडिंग साइमल्टेनियसली in a particular reaction to form products, right? And what is order of the reaction? It is nothing but the sum of the powers in rate law expression जो कि experimentally determined है। तो ये पार्ट को बहुत बढ़िया से और अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। एंड एज ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, तो उन दोनों टर्म्स का डिफरेंशिएशन हमने यहां पर आप लोगों के लिए खास रख दिया है। हाँ, एनसीईआरटी में ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी का डिफरेंस टेबल नहीं है।
पैराग्राफ फॉर्म में है, पाजी आपके लिए वो आसान कर रहा है, प्लीज अच्छे से नोट डाउन कर लेना कि ये एक्सपेरिमेंटल है, वो थ्योरेटिकल है। मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू ग्रेटर देन 3 बहुत डिफिकल्ट है, 4 कुछ कुछ रिएक्शंस में देखने को मिलती है, बट 3 के ज्यादा बहुत 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 मुश्किल है। सो 0 1 2 3 ऐसा अगर कोई आपको बोले कि मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू हो सकती है तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि 0 भी पॉसिबल नहीं है। अरे भाई 0 नंबर ऑफ कोलिजन्स अगर हो रहे हैं तो रिएक्शन हो ही नहीं रहा है। सो मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू या तो 1 या तो 2 या तो 3 पॉसिबल है। और ऑर्डर ऑन द अदर हैंड अगर आप देखोगे तो वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, n तक जा सकता है और फ्रैक्शनल भी हो सकता है मेरे बच्चे। मॉलिक्यूलरिटी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती है। सो ये छोटे छोटे पॉइंट्स बहुत अच्छे से नोट डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्तों, और इस पार्ट को हम यहां पर कंप्लीट डिक्लेयर करेंगे और इसके बेसिस पे एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। तो देख रहे हो कितने प्यार से और बढ़िया से मजे से अपना ये चैप्टर जो है वो थ्योरी एप्लीकेशन के फॉर्म में कंप्लीट हो रहा है। लेट्स अंडरस्टैंड व्हेन द रेट ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू द रेट कांस्टेंट। अब देखो वर्ड्स के साथ खेलने की ताकत सिर्फ एक एग्जामिनर के पास होती है, उस एग्जामिनर को रिस्पेक्ट करो, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो। व्हेन द रेट ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, रेट ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, तो वो बोलता है द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज। अब यार अब आप सोचो, क्या आपको पता है कि रेट लॉ R इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर n होना चाहिए था? हाँ होना चाहिए था, बट वो बोल रहे हैं मेरे पूरी इक्वेशन में ये टर्म तो है ही नहीं। अब अगर ये टर्म है ही नहीं तो आपको दिख रहा होगा कि n की वैल्यू तो क्या होनी चाहिए थी? 0, बिकॉज एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। सो देयरफॉर रेट और रेट कांस्टेंट इक्वल कब होंगे? जब आपकी कंसंट्रेशन की पावर 0 और 0 आएगी तो वो ऑर्डर कैसा हो जाएगा? 0 ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट छोटी सी चीज, लेकिन देखो अपने एग्जामिनर ने बहुत ही बढ़िया से उसको क्या कर दिया, घुमा दिया, और घुमा के आपके रिएक्शन को आपके सामने थमा दिया। चल आगे बढ़ते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द फिफ्थ पार्ट, दैट इज नथिंग बट सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। अब ये क्या मतलब है भाई? सूडो का मतलब क्या होता है? झूठ, फॉल्स, एकदम झूठ, है ना। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अरे रे 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 रे, तो भैया सूडो फर्स्ट ऑर्डर मतलब एक्चुअली में फर्स्ट ऑर्डर है नहीं वो, बट गिवन कंडीशंस के अंदर वो फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव करेगा, उसी को हम बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। जनरली ये रिएक्शंस, मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस जैसे हाइड्रोलिसिस हो गया, अमोनोलिसिस हो गया, ये टर्म्स आपने सुने होंगे। ये हाइड्रोलिसिस एक्सेस वाटर डालना, अमोनोलिसिस एक्सेस अमोनिया डालना, ये जो लिसिस वाले जो रिएक्शंस होते हैं ना, ये जनरली सूडो फर्स्ट ऑर्डर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें रिएक्टेंट्स तो 2 होते हैं, लेकिन जो डिपेंडेंस आता है, कंसंट्रेशन का डिपेंडेंस ऑन द रेट जो आता है, वो सिर्फ एक ही रिएक्टेंट पे आता है। सो दैट इज व्हाट इज रिटन। सो इफ दिस रिएक्शंस कंसंट्रेशन ऑफ वाटर ऑन द रिएक्टेंट इज इन एक्सेस, देन एंड देयर ये रिएक्टेंट का जो आपका रेट इक्वेशन था वो आना चाहिए था R इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ A reactant to the power its stoichiometric coefficients and B reactant to the power its stoichiometric coefficients हो सकता है, या फिर ये X और Y ऐसा कुछ आना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या? Because B was in excess, तो B is not affecting the rate of the reaction, only A is affecting. That's where these orders become pseudo order reactions, लेकिन अपने सिलेबस में pseudo first order reactions है। और जैसा कि मैंने बोला, हाइड्रोलिसिस, अमोनोलिसिस, ऐसे जब एक रिएक्शन जो है वो किस में चला जाए, एक्सेस में चला जाए, तब आपका क्या होता है, व्हाट वी से pseudo order reaction हो जाता है। Let's understand next. For a pseudo first order reaction, what is the unit of the reaction? अरे भाई एप्लीकेशन समझो, pseudo first order, तो जितना भी फर्स्ट ऑर्डर का काइनेटिक्स है चुपचाप आपको pseudo फर्स्ट ऑर्डर के लिए लगा देना है। हाँ फॉल्स फर्स्ट ऑर्डर है, लेकिन बिहेव तो फर्स्ट ऑर्डर की तरह कर रहा है। अब आपको यूनिट ढूंढना है, तो मेरे प्यारे दोस्तों आप याद करो कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट वाज मोल पर लीटर रेज टू पावर 1 - n पर सेकेंड।
अब अगर आप देखो n की वैल्यू 1 दे दी है, फर्स्ट ऑर्डर है ना, तो ये पूरा चीज 0 हो गया, तो रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या आ जाएगा, पर सेकंड आ जाएगा। और ढूंढो वो ऑप्शन और उसको टिक कर दो। बहुत ही इजी, मजेदार है। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन समझ में आ गया होगा। अगर इस पॉइंट पे आपको समझ में आ गया है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो एक बढ़िया सा दिल कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, ताकि मेरे को भी पता चले कि बच्चों को ये पार्ट समझ में आ रहा है। चल नेक्स्ट व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमने आपको बोला था कि ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी जो है वो सेम नहीं है। ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल है और मॉलिक्यूलैरिटी थ्योरेटिकल है। करेक्ट है। मॉलिक्यूलैरिटी ढूंढी कैसे जाती है, a प्लस बी, दैट इज स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स का एडिशन। ऑर्डर कैसे ढूंढा जाता है, x प्लस वाई, दैट इज सम ऑफ द पावर्स, राइट। तो इसी तरीके से नेक्स्ट थ्योरी में हम पहचानने जा रहे हैं कि आपकी जो मॉलिक्यूलैरिटी है वो जैसे ही ग्रेटर देन 3 हो जाए, ध्यान से सुनना क्या बोलने जा रहा हूं, अगर आपकी मॉलिक्यूलैरिटी ग्रेटर देन 3 हो रही है, तो मैंने आपको बोला था ना कि दया कुछ गड़बड़ है। तो दया ढूंढने गया कि भैया ये क्या है, और ढूंढते ढूंढते उसने धपाक करके दरवाजा राज का तोड़ दिया। अब जब उसने तोड़ा तो उसको पता चला कि ओहो, रिएक्शंस जो होते हैं ना वो एक्चुअली में 2 पार्ट में डिवाइडेड हैं। एक है कॉम्प्लेक्स और दूसरा है एलिमेंट्री रिएक्शंस। बहुत बेसिक सा डिफरेंस। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस जो होते हैं वो बेसिकली मल्टी स्टेप रिएक्शंस, एंड एलिमेंट्री रिएक्शंस ओहो वो होते हैं सिंगल स्टेप रिएक्शंस। काके एकदम इजी। हाँ, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलैरिटी कैन नेवर बी डिफाइंड, जबकि सिंगल स्टेप के लिए मॉलिक्यूलैरिटी डिफाइन हो सकती है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, प्लीज इस चीज को समझना। अब बच्चा पूछता है सर कैसे पता चलेगा कि मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर से कि रिएक्शन एलिमेंट्री है कि कॉम्प्लेक्स है। एक सिंपल सा ट्रिक दे दूं, अरे मजेदार ट्रिक दे दूं, चलो लिखो, आराम से लिखो कि भैया आपको मैंने एक रिएक्शन दिया a प्लस बी बी गोज टू प्रोडक्ट। मैंने आपको बोल दिया इसका रेट लॉ R K equals to A to the power X and B to the power Y, और मैंने आपको कंडीशन दे दी है कि A is not equal to X and B is not equal to Y। अब सिंपल सा ट्रिक है भैया कि अगर आपकी रेट लॉ की जो पावर है, रिएक्टेंट की जो पावर है, वो उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मैच हो जाए। हाँ, अगर X equal to A लिखा होता तो ये रिएक्शन एलिमेंट्री होने का चांस होता। अपने को दूसरा रिएक्टेंट भी चेक करना पड़ेगा। y की भी पावर किससे इक्वल होनी चाहिए, b के बराबर होनी चाहिए। सो इफ x is equal to a and y is equal to b, only then the reaction is elementary. If either of the two are not equal, then the reaction is complex. Easy. Stoichiometric coefficients equal to the powers in rate law equation. Reaction is elementary बरखुदार, और एक भी पावर अगर मिसमैच हो गई तो वो रिएक्शन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सिंपल, आसान। पाजी की कक्षा में आपको ऐसी ट्रिक्स मिलती ही रहेंगी। अब समझो, जैसे ही मैंने ये पता किया कि रिएक्शन 2 पार्ट में डिवाइडेड है, कॉम्प्लेक्स एंड सिंपल, तो सिंपल के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। कॉम्प्लेक्स में मल्टी स्टेप में रिएक्शन हो रहा था। अब जब वो मल्टी स्टेप में रिएक्शन हो रहा था तो क्वेश्चन आया कि रेट ऑफ द रिएक्शन किस पे डिपेंडेंट होगा। तो लोगों ने वो मैकेनिज्म को स्टडी करना शुरू किया। अब जब उन्होंने वो मैकेनिज्म को स्टडी किया ना, तो उनको पता चला कि दोनों स्टेप में से ना कोई एक स्टेप जो होता है ना, वो आपका स्लो स्टेप रिएक्शन होता है। इट्स अ स्लोअर स्टेप। और जब वो स्लोअर स्टेप है मेरे बच्चे, तो मुझे एक बात बताओ, ओवरऑल रेट जो है वो किस पे डिपेंडेंट होगा? ऑब्वियसली उस स्लो स्टेप के ऊपर। तो उस स्लो स्टेप को एक नाम दे दिया गया RDS। हाँ, ये ऑफिशियल लीगल शॉर्ट फॉर्म है। RDS का मतलब होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो
आपको ये चीज समझनी है कि अगर आपको मैकेनिज्म में दो रिएक्शंस दे दिए हैं, दो स्टेप में दे दिया है और बोल दिया जाए कि फाइंड द रेट लॉ, तो रेट लॉ जो है ना वो आपको स्लोएस्ट स्टेप से मिल जाएगा। व्हाई? बिकॉज एवरी स्टेप इन अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ध्यान से लिखते जाइएगा, एवरी स्टेप इन अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज अ एलिमेंट्री स्टेप। और एलिमेंट्री स्टेप में हमने आपको बताया है कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स आर इक्वल टू द पावर इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझने की बात है, दूसरा एक पॉइंट जो आपको बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान देना है कि रेट लॉ एक्सप्रेशन never has what? Intermediates in its expression। तो अगर कभी भी ऐसा हो कि स्लो स्टेप में क्या आ रहा हो, इंटरमीडिएट आ रहा हो, तो आपको उस इंटरमीडिएट को रिप्लेस करना पड़ सकता है। समझ नहीं आया ये चीज? चलो समझाते हैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल से। इमेजिन करो कि आपके पास क्या है, यहां पर एक ओजोन का मॉलिक्यूल है जो O2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है। नाउ इफ यू सी, ट्वाइस ऑफ O3 इज गोइंग टू थ्राइस ऑफ O2, और हमको दे दिया है कि दीज आर द टू स्टेप्स। अब ये दो स्टेप के अंदर ये रिएक्शन हो रहा है, और उस दो स्टेप में अगर आप नजर डालो तो O3 गोइंग टू O2 प्लस O, ये फास्ट रिएक्शन है, जबकि दूसरा वाला O प्लस O3 गोज टू ट्वाइस ऑफ O2, ये आपका स्लो रिएक्शन है। तो मेरा जो रेट लॉ बनेगा वो तो यहां से बनेगा, बिकॉज वो स्लो स्टेप है। तो मैंने रेट लॉ बना दिया R इक्वल्स टू K O टू द पावर 1 एंड O3 टू द पावर 1। आ गया बच्चा? अब मुझे दिख रहा है कि रिएक्टेंट, पूरा जो रिएक्शन था उसमें मेरा रिएक्टेंट तो O3 ही था, O तो कहीं पे भी था ही नहीं, और ये तो इंटरमीडिएट है, क्योंकि जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो O और O कैंसिल हो रहा होगा। तो दैट्स वेयर आपको O को ये ऊपर वाली इक्वेशन में से रिप्लेस करना है टू पुट इनटू दिस रिएक्शन। अब उसके लिए अगर आप देखो तो ये पूरे रिएक्शन में ये एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है। इक्विलिब्रियम रिएक्शन स्टेप 1 के अंदर मैं लिख सकता हूं K, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, is concentration of O into concentration of O2 divided by concentration of O3। क्लास 11th में ये पढ़ा हुआ है हमने। अब मुझे O का कंसंट्रेशन चाहिए था तो O को सब्जेक्ट बनाया, और अगर आप देखो तो O को सब्जेक्ट बनाया तो ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ O3 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ O2, और रेट कांस्टेंट आएगा। अब वो रेट कांस्टेंट को अगर मैं हटा दूं तो क्या आपको ये प्रोपोर्शनैलिटी दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है, वही तो मैंने यहां पर देखो नोट करवाया है आपको। और ये पार्ट पूरा का पूरा मैं यहां रिप्लेस कर दूंगा। तो जैसे ही मैं रिप्लेस करूंगा तो मेरे पास देखो क्या आ जाएगा, ये O3 इधर आ जाएगा और O2 नीचे चला जाएगा, O2 की पावर -1 हो जाएगी, और O3 ऑलरेडी एक था, एक और आ गया तो पावर ऐड होके 2 हो जाएगी। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। बस इसी तरीके से आपको ये पार्ट समझना है। एंड माइंडेड, सीबीएसई जिस तरीके से अपने एग्जामिनेशन पैटर्न को चेंज कर रहा है, ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस इन द अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन आर वेरी वेरी हाई। फेयर, बहुत ही आसान, बहुत ही मजेदार। ऐसे कुछ मैकेनिज्म्स, कुछ स्टेप मैकेनिज्म्स आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में मेंशन किए हुए हैं। प्लीज आप जाके एक बार उनको देखिए एंड ट्राई टू मेक द रेट लॉ आउट ऑफ दैट रिएक्शंस। परफेक्ट, चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे देखो, सपोज द रिएक्शन ट्वाइस प्लस बी टू बी, ए प्लस टू बी गोज टू AB2। ठीक है, वो एरो मिस हो गया है यहां पर, कोई दिक्कत नहीं है, हम बना देते हैं। occurs by the following mechanism। अब मैकेनिज्म दे दिया आपको, वो बोलता है फाइंड द रेट लॉ। आपको रेट लॉ ढूंढना है, राइट? तो रेट लॉ ढूंढने के लिए स्टेप 1 देखा हमने। अब ये रिवर्सिबल रिएक्शन स्लो हो गया। अच्छा, फिर स्टेप 2 के अंदर ये फास्ट हो गया, और फिर स्टेप 3 के अंदर अगेन आपका A+2B गोइंग टू ये आ गया। ठीक है, अब अगर आप देखो मेरे स्लो रिएक्शन पे डिपेंडेंट होता है क्या? आपका रेट। तो रेट इज इक्वल टू K A to the power 1 and B to the power 1। लल्लू सा क्वेश्चन था। अब क्योंकि मेरे रिएक्शन के अंदर A और B दोनों रिएक्टेंट्स हैं,
तो यस, ये रेट लॉ पॉसिबल है और उसके हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। हाँ, होता अगर कुछ ऐसा कि आपका स्टेप 2 स्लो हो जाता तो फिर आपको ए बी को फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन में से क्या करना पड़ता, रिप्लेस करना पड़ता, जैसे हमने यहां पर देखा था, है ना। तो ऐसा मैं चलो आपको एक चैलेंज देता हूं। लेट्स इमेजिन कि आपका ये वाला जो पार्ट है वो फास्ट दिया हुआ है और ये वाला जो पार्ट है वो आपको स्लो दिया हुआ है। ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट वुड बी द रेट ऑफ द रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, है ना। कमेंट बॉक्स में डालिएगा क्या पावर्स आपकी आ रही हैं। शैल वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमें ये समझना है कि इंटीग्रेटेड इक्वेशंस, है ना, जीरोथ ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, हमने आपको बताया था ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है। हाँ, तो वो ऑर्डर कैसे डिटरमाइन होता है, उसके लिए आपकी डिफरेंशियल इक्वेशंस, जो हमने इंस्टेंटेनियस रेट की इक्वेशन बनाई थी ना, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या किया गया, इंटीग्रेट किया गया। अब वो इंटीग्रेशन जो है ना, वो पूरा का पूरा आपके एनसीईआरटी में एक्सप्लेन्ड है। मैं फिर कभी कोई और वीडियो में उस इंटीग्रेशन को एक्सप्लेन कर दूंगा, बट यहां पर वो इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, वो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वो एक्सप्रेशंस इंपॉर्टेंट है फॉर जीरोथ ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर। वैसे तो सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी मैंने अपने यहां पर नोट्स में इंक्लूड करवा दिया है। सो जब हम जीरो ऑर्डर की बात करें तो आप देखो, रेट कांस्टेंट कम्स आउट टू बी इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय द टाइम, एंड रेट कांस्टेंट इज द मेजर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है। सिमिलरली फर्स्ट ऑर्डर, बहुत ही यूनिक इक्वेशन, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके फर्स्ट ऑर्डर पे आएंगे। प्लीज ये अच्छे से नोट डाउन करना, ये कैसे डिराइव होती है। वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट फॉर नाउ, right? So K equals to 2.303 by T log of A naught by AT। अब अगर आपको याद हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का जब वन शॉट ले रहा था पाजी, तब आपको उन्होंने बता दिया था कि भैया लॉग जो है वो आपको चैप्टर नंबर 3 में भी तंग करेगा। एंड देखो, वो घड़ी आ गई है, वो पल आ गया है जब आपको पाजी की कक्षा में जाके लॉग और एंटी लॉग कैलकुलेशन के वीडियो, ओहो बरखुदार, देख लेने हैं। अरे क्लियर है। चल आगे बढ़ते हैं। सेकेंड ऑर्डर के लिए द इक्वेशन कम्स आउट टू बी समथिंग लाइक दिस। ये अपने सिलेबस में नहीं है फॉर योर बोर्ड पार्ट, बट अगर आप कॉम्पिटिटिव की कुछ तैयारी कर रहे हैं तो यस, ये बिल्कुल आपको पूछा जा सकता है। फेयर है। कंसंट्रेट कर रहे हैं, बहुत ही मजेदार चैप्टर। अब इसके बेसिस पे बहुत ही सिंपल बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, वर्ड्स में घुमाएगा, वो वर्ड्स में जब वो घुमाएगा तो आपको बहुत अच्छे से नोट डाउन करना पड़ेगा कि वो क्या कहना चाहता है। तो चलिए समझ लेते हैं कि किस तरीके से वो आपको एग्जामिनर जो है वो छोटे छोटे वर्ड्स में घुमाएगा। जैसे यहां पर देखो, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज अ स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। अब ध्यान देना, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट बोलो, रेट कांस्टेंट बोलो, ये सारी की सारी चीजें एक ही हैं। और आपको यूनिट से भी पता चलता है कि ये वैल्यू जो है वो आपको k की दी गई है 10 to the power -2, राइट। वो बोलता है हाउ मच टाइम है भैया, टाइम है, विल इट टेक फॉर 20 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट टू रिड्यूस टू 5 ग्राम। अब देखो, 2-4 चीजें यहां पर नोट डाउन करना। हो सकता था वो ये बोल सकता था कि फर्स्ट ऑर्डर की जगह पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, A reaction has a specific rate constant। अब देखो, ये जो यूनिट होता है ना, इस यूनिट से आप पता कर सकते हो कि वो कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है। हाँ भाई, पर सेकेंड जो है वो तो फर्स्ट ऑर्डर का ही आएगा। जब n की वैल्यू 1 होगी तब तो मोल पर लीटर जो है वो 0 हो जाएगा, राइट, और सॉरी 1 हो जाएगा, बिकॉज 1 माइनस n की वैल्यू 0, एनीथिंग टू द पावर 0 1 आ जाएगा। तो ये भी एक अच्छा तरकीब है आपके चीजों को चेक करने का मल्टीपल लेवल्स पे। अब आपको इनिशियल दे दिया, कितना दिया, 20 ग्राम्स, विल टेक फ्रॉम 20 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट टू रिड्यूस टू 5 ग्राम, तो फाइनल कंसंट्रेशन दे दिया 5 ग्राम्स। अब आपको करना क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पता चल गया, आपको इक्वेशन लगानी है k इज इक्वल टू क्या आएगा, 2.303 बाय t log ऑफ A नॉट बाय 80। करेक्ट है। अब सीधा सीधा ये मुझे ढूंढना है
और बाकी की वैल्यूज आपको दी हुई है। ये दिया हुआ है, A0 दिया हुआ है, AT दिया हुआ है। आपको बस पता क्या होना चाहिए, log ऑफ 20/5 कैसे निकाले। अब सिंपल है, इसको मैं 4 बोल सकता हूं, ये 4 हो गया तो मैं इसको log ऑफ 2 का स्क्वायर बोल सकता हूं। जैसे ही मैं ये 2 के स्क्वायर में ले आता हूं तो ये बन जाता है 2 इंटू log 2, और log 2 की वैल्यू आपको पाजी यहां पर याद दिला रहा है 0.3010। आपको क्या करना है, नोट डाउन करके रखना है। फेयर है, इजी है, सिंपल है, कोई भी दिक्कत यहां पर होनी चाहिए नहीं। क्लियर? डालो वैल्यूज और आंसर निकालो और टिक करके बताओ कि भैया कौन सा आंसर यहां पर मैच होगा। करेक्ट? फिर इसी तरीके से जैसे हमने रेट इंटीग्रेटेड इक्वेशंस निकाली, वैसे ही एक और तरीका होता है आपको ऑर्डर निकालने का, उसको हम लोग बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड। अब हाफ लाइफ किस चिड़िया का नाम है भाई? हाफ लाइफ, आधी जिंदगी। सिंपल, कॉम्प्लेक्स मत करो भैया, वैसे ही जिंदगी बहुत कॉम्प्लेक्स है, हमें सिंपल करना है जिंदगी को। आधी जिंदगी का मतलब क्या कि इनिशियल कंसंट्रेशन का जब आधा हो जाए कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन जब आधा हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं हाफ लाइफ ऑफ दैट रिएक्शन। अब जीरोथ ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर के लिए आपको हाफ लाइफ की इक्वेशंस दी गई हैं। अगेन इन सब का डेरिवेशन बिल्कुल हो सकता है, बट इस पर्टिकुलर वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए मैंने सिर्फ इक्वेशंस लिखने का फैसला लिया। आप भी मेरे साथ एटलीस्ट इक्वेशंस लिखिए एंड यू विल सी दिस चैप्टर विल बी वेरी वेरी इजी। जैसा कि मैंने बोला, थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं है, एप्लीकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज इस पूरे पार्ट के अंदर अगर आप देखेंगे तो यू विल ऑब्जर्व कि फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपका जो हाफ लाइफ है ना, वो हाफ लाइफ इज कमिंग आउट टू बी 0.693/K। जबकि आप जीरोथ ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर की अगर आप बात करें तो जीरोथ ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर में इफ यू ऑब्जर्व तो A0 और A0 इक्वेशन में आ रहा है। दैट इज द यूनिकनेस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कि इसका इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ कोई लेना देना नहीं है, इसकी हाफ लाइफ कांस्टेंट रहती है। जी हां मेरे दोस्तों, इसीलिए अगर आप देखो रेडियो एक्टिव मटीरियल्स जो होते हैं उनका हाफ लाइफ एक कांस्टेंट टाइम दे दिया जाता है कि भाई 21 मिनट्स है या 50 मिनट्स है। क्यों? क्योंकि ऑल रेडियो एक्टिव डीकेज दे आर फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर मैकेनिक्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि फर्स्ट ऑर्डर के अंदर इनिशियल कंसंट्रेशन पे आपका हाफ लाइफ डिपेंडेंट नहीं है। एंड दैट्स द रीजन हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें फर्स्ट ऑर्डर के लिए लिख सकते हैं, जैसे कि बोर्ड पे आ चुका है कि 75% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ओनली फॉर फर्स्ट ऑर्डर ट्रिक्स। देखो पाजी की कक्षा में ट्रिक्स मिलेंगी बहुत तगड़ी वाली कि 75% अगर टाइम पूछा है उसने तो दैट इज 2 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ पीरियड दिया है, और 75% का टाइम ढूंढने के लिए बोला है तो दैट इज 2 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ। T90% is 2.303/K. ओके, सिंपल। T99.9% कितना होता है? दैट इज 10 टाइम्स ऑफ T हाफ लाइफ पीरियड दिया है तो उसका 10 टाइम्स अगर आप कर दोगे तो 99.9% डिकंपोजिशन टाइम जो है वो आपको उस फर्स्ट ऑर्डर का मिल जाएगा। ये एमसीक्यूज में ट्रिक बहुत 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 काम आएगी, प्लीज अच्छे से और बढ़िया से लिख लेना। क्यों लिख सकते हैं ये भी ध्यान देना, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट नहीं है। क्या आप लोगों ने ये पॉइंट जो है वो यहां पर नोट डाउन किया कि नहीं किया? अरे बोलो यार, किया ना? अब देखो, सपोज करो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, मैंने बोला हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, है ना? सिंपल एकदम, सिर्फ ये इक्वेशंस को चेक करने के लिए। क्या है? रेट कांस्टेंट। Is it directly proportional to rate constant? No, no, no. Initial concentration? हाँ. Final concentration? No, no, no. And concentration of the products? वो तो हमारे सिस्टम में आता ही नहीं है, हम तो सब कुछ रिएक्टेंट के भरोसे चल रहे हैं। अरे हो कि नो? बहुत सिंपल है ना, आसान है। चल आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ्स। आपके जीवन में ये चीज ध्यान रखिएगा कि केमिकल काइनेटिक्स जो है ना,
केमिकल काइनेटिक्स के ग्राफ्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट होंगे। और मैं हमेशा बोलता हूं, पाजी की कक्षा है, ट्रिक देंगे। ट्रिक ये है कि ग्राफ्स जब भी केमिकल काइनेटिक्स के देखो तो ग्राफ का नेचर मत देखो, उसके एक्सेस देखो, क्योंकि एक्सेस देखोगे तो ऑर्डर समझ में आएगा, ऑर्डर समझ में आएगा तो रिएक्शन और क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो कहीं पे लिख लीजिएगा, केमिकल काइनेटिक्स में ग्राफ का नेचर नहीं, एक्सिस को देखो। और जब आप एक्सिस को देखोगे तो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम जब आप देखोगे तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए वो एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ है और जीरो ऑर्डर के लिए वो एक लीनियर ग्राफ है। करेक्ट है। सिमिलरली जब आप कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, फाइनल कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम देख रहे हो तो फाइनल कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ये आपका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में से आता है। और क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर के अंदर लॉग यूज हो रहा था तो इसीलिए ये एक्सपोनेंशियल हो गया, लॉगरिदमिक हो गया, नॉट एक्सपोनेंशियल, आई वुड से लॉगरिदमिक हो गया। बट ऑन द अदर हैंड देयर इज अ ग्राफ विच इज लॉग ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। वो ग्राफ आपको जीरो ऑर्डर जैसा ही दिखेगा। देखो जीरो ऑर्डर में भी यही ग्राफ है ना, बस फर्क क्या है? फर्क ये है कि एक्सिस में डिफरेंशिएट कर दिया उसने। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम अगर आपका स्ट्रेट लाइन है तो वो जीरो ऑर्डर है, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम अगर स्ट्रेट लाइन है तो वो फर्स्ट ऑर्डर है। अब जरा उस इक्वेशन में जाओ, जो इंटीग्रेटेड इक्वेशन जो हमने आपको दी है, उस इक्वेशन के अंदर जाके अगर आप स्लोप का वैल्यू फाइंड आउट करो, सो यू विल अंडरस्टैंड अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। For a first order reaction, your slope value will come out to be something very very interesting. आपको वो स्लोप का वैल्यू ढूंढना है। मेरे कहने पे प्लीज ये ढूंढिएगा, क्योंकि जब आप ये ढूंढ के करोगे तो एग्जाम के अंदर 100% याद आएगा। सिमिलरली यहां पर भी आप स्लोप का वैल्यू ढूंढो। हां, लॉग वर्सेस टी उसका स्लोप, कंसंट्रेशन वर्सेस टी उसका स्लोप, दोनों में एक बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है। पाजी आपको यहां पर स्पून फीड नहीं करेगा, पाजी चाहता है कि आप ये बहुत अच्छे से अपने आप ढूंढो और पता करो कि ये क्या हो रहा है यहां पर, राइट। सिमिलरली नेक्स्ट ग्राफ अगर आप देखोगे, दैट इज नथिंग बट रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। ये सारे एक्सपेरिमेंटल चीजें हैं जिससे हमें ऑर्डर पता चलता है। देखो हम ऑर्डर ही तो ढूंढ रहे हैं, है कि नहीं। सो रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। अब जस्ट नोट, मैंने ऊपर ग्राफ के एक्सिस जो है वो नोट डाउन करवा दिए, बिकॉज एक्सिस इंपॉर्टेंट है यार, है कि नहीं। तो रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन में जीरो ऑर्डर आएगा जब वो स्ट्रेट लाइन होगा, है ना। हाँ हाँ, तो रेट वर्सेस कंसंट्रेशन अगर स्ट्रेट लाइन आ रहा है तो वो फर्स्ट ऑर्डर है, और रेट कंसंट्रेशन का स्क्वायर अगर स्ट्रेट लाइन आ रहा है तो वो सेकेंड ऑर्डर है, बिकॉज वो स्क्वायर पे डिपेंडेंट है। ऐसा हमको ये ग्राफ बता रहा है। सिंपल। चल फिर आता है हाफ लाइफ वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ, टी हाफ वर्सेस कंसंट्रेशन। हाँ, इनिशियल कंसंट्रेशन, ऑब्वियसली हाफ लाइफ में इनिशियल कंसंट्रेशन ही आती है। सो हाफ लाइफ वर्सेस कंसंट्रेशन अगर स्ट्रेट लाइन है तो वो जीरो ऑर्डर है। हाफ लाइफ वर्सेस कंसंट्रेशन अगर डेड लाइन है तो वो फर्स्ट ऑर्डर है। आहा, ध्यान देना, पीछे के ग्राफ में जाऊंगा तो यहां पर ये जीरो ऑर्डर था। एक्सेस इंपॉर्टेंट है। रेट वर्सेस कंसंट्रेशन एक्चुअली इज जीरो ऑर्डर अगर डेड लाइन। अगर टी हाफ वर्सेस कंसंट्रेशन, बिकॉज इनिशियल कंसंट्रेशन पे आपका फर्स्ट ऑर्डर डिपेंडेंट नहीं है, तो वो ये हो जाएगा। करेक्ट है। एंड सेकेंड ऑर्डर में टी हाफ वर्सेस कंसंट्रेशन आपको एक क्या मिलेगा? एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता हुआ ग्राफ मिलेगा। चल आगे देखते हैं। ये था आपका 9th थ्योरी, जिसके अंदर हमने ग्राफ्स सारे के सारे आपके इस चैप्टर के कवर किए। अब आगे बढ़ेंगे। दिस इज कंसंट्रेशन का इफेक्ट। व्हेन वी गो टू द नेक्स्ट पार्ट वी विल टॉक अबाउट टेम्परेचर का इफेक्ट। अब टेम्परेचर का इफेक्ट समझने के लिए आपको समझनी होगी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी जिसका नाम है कोलिजन थ्योरी। But before I jump to the collision theory, can you give me the answer to this question? The graph of T half versus initial concentration A is for T half versus A. है initial concentration, deadline, T half versus A. तो भैया वो कौन सा ऑर्डर होगा? फर्स्ट ऑर्डर। अरे होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा यार।
जीरो ऑर्डर के लिए रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ डेडलाइन होता है, तो वो प्लीज ध्यान देना। और ये पिछले 5, 6, 7 साल के पेपर उठाओ, ये ग्राफ्स आपके पूछे जा रहे हैं लगातार, बिंदास सीबीएसई पूछता चला जा रहा है और मेरे प्यारे बच्चे गलत करते ही चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो ग्राफ के नेचर पे फोकस कर रहे हैं, हमें ग्राफ के एक्सिस पे फोकस करना है। क्लियर है? चल आगे बढ़ते हैं। कोलिजन थ्योरी। अब ये कोलिजन थ्योरी क्या कहता है? कोलिजन थ्योरी कहता है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए ना रिएक्टेंट्स का कोलिजन होना जरूरी है। हां, कोलिजन होना जरूरी है, लेकिन सारे कोलिजन्स इफेक्टिव नहीं होते हैं। सिर्फ वही कोलिजन्स इफेक्टिव होते हैं जिनके पास दो एस्पेक्ट्स में क्लैरिटी होती है, एक सफिशिएंट एनर्जी हो और दूसरा ओरिएंटेशन हो। सिंपल सा लॉजिक है यार, कि आपको मैंने एक बैलून का गत्ता दिया और मैंने बोला बैलून फोड़ो, है ना? बैलून फोड़ना है अपने को। अब बैलून फोड़ना, वो मेले में होती है ना गेम। अब बैलून फोड़ने के लिए आपको एक गन दी गई जिसके पास इतनी ताकत ही नहीं है कि गोली बैलून तक पहुंच सके। अब भले आप ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट हो, लेकिन एनर्जी ही नहीं है गोली के पास, तो वो गोली और बैलून के बीच का कोलिजन कैसे होगा? अरे हां कि ना? इजी है ना। बट ऑन द अदर हैंड, मैंने आपको एनर्जी दे दिया, लेकिन आपका निशाना ही सही नहीं है। तो जब निशाना ही सही नहीं है तो भी बैलून नहीं फूटेगा। तो साइमल्टेनियसली आपके पास ओरिएंटेशन और सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए। अब देखो, ये जो ओरिएंटेशन है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो तो प्रोबेबिलिटी है एक गिवन केमिकल रिएक्शन में। लेकिन ये जो सफिशिएंट एनर्जी है ना, ये एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो हम एक्सटर्नली दे सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यस, लेकिन क्वेश्चन ये था लोगों का कि यार कितनी एनर्जी चाहिए वो तो बताओ। तो उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ आया और उस ग्राफ में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आया। वो टर्म था एक्टिवेशन एनर्जी। देखो, ये ग्राफ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से और बढ़िया से नोट डाउन करिएगा। ग्राफ किसके वर्सेस किसके? पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन टाइम या रिएक्शन प्रोग्रेस। इस ग्राफ को थोड़ा सा बड़ा करके मैं यहां पर बना देता हूं। भाई, हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मैक्सवेल। तो मैक्स बोल्ट्जमैन कर्व, ऐसा करके बोल्ट्जमैन कर्व आता है। उन्होंने हमें यह बताया था कि भी किसी भी रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स के पास ना एक एवरेज एनर्जी होती है। उस एवरेज एनर्जी से एक रिएक्टेंट को कहां पहुंचना पड़ता है? एक रिएक्टेंट को पहुंचना पड़ता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी तक, क्योंकि किसी भी रिएक्शन में प्रोडक्ट बनने के लिए एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है। अब जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल यहां पहुंच पा रहे हैं वो ही हैं जो कोलिजन करके क्या बना पाएंगे? प्रोडक्ट बना पाएंगे। नाउ दिस इज वन पर्टिकुलर ग्राफ। देयर इज अनदर ग्राफ जिसमें रिएक्टेंट की एनर्जी यही है, बट प्रोडक्ट की एनर्जी मैंने यहां कहीं पे ले ली। ठीक है, सो दिस इज प्रोडक्ट का एनर्जी। वही दो ग्राफ्स को डिवाइड करके मैंने यहां पर लिखा है। अब समझा देते हैं, बहुत सिंपल है आपको, कि भैया जब आपकी प्रोडक्ट की एनर्जी लेसर है और रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट डेल्टा ई, जिसको हम डेल्टा एच भी बोलते थे, वो क्या आएगा? प्रोडक्ट की लेस है और रिएक्टेंट की ज्यादा है, सो पी माइनस आर विल बिकम नेगेटिव। इन सच अ केस आपका रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा, जो कि मैंने आपको यहां पर दिया हुआ है। देखो, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है। बट ऑन द अदर हैंड, अगर आपका प्रोडक्ट का एनर्जी ज्यादा हुआ और रिएक्टेंट का एनर्जी कम हुआ, इन सच अ केस रिएक्शन बिकम्स एंडोथर्मिक। एंड द इंपॉर्टेंट पार्ट ओवर हियर मेरे बच्चे, द इंपॉर्टेंट पार्ट ओवर हियर इज दैट the energy required by the reactant molecules above their average energy, the extra energy required by the reactant molecules, उसको मैक्स बोल्ट्जमैन ने एक टर्म दिया, बोला उसको हम लोग बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। और उन्होंने यह बताया that the number of molecules having एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी जब आएगी तब ही आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाएगा। सो सिंपल, सो इजी, मजेदार, एकदम
फर्स्ट क्लास, है कि नहीं? बट क्वेश्चन ये था कि कैसे ढूंढे कि कितने मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी है, कैसे ढूंढे ये चीज? तो बस उस चीज को फाइंड आउट करने के लिए अपने जीवन में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था आर्हेनियस, और आर्हेनियस भैया ने एक इक्वेशन दिया और उस इक्वेशन में उन्होंने बोला कि भैया e टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी जो है ना, e टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी जो है, इसको मैं डिफाइन कर चुका हूं कि दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ molecules having energy greater than activation energy। और उन्होंने देखा कि रेट कांस्टेंट जो है इज प्रोपोर्शनल टू e टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी, और जब ये प्रोपोर्शनैलिटी हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा एंड उस कांस्टेंट को हम आर्हेनियस कांस्टेंट या फिर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर जो है बोलेंगे। सिंपल, आसान। अब अगर आप देखो तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस इक्वेशन को सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, तो हमने क्या किया, हमने उसको लॉग के टर्म्स में ला दिया। अब लॉग के टर्म्स में जब मैं लेके आऊंगा तो लॉग ऑफ के विल बिकम इक्वल्स टू लॉग ऑफ ए। अब अगर आप देखो तो दिस प्लस दिस होगा और वो प्लस में से पावर बाहर आएगी, e टू द पावर माइनस ई ए बाय 2.303 आर। देखो ये 2.303 आर क्यों आ गया? क्योंकि हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉग फॉर्म में लेके आ रहे हैं। हाँ, एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग और मैन मेड लॉग बोलूं या लॉग बेस 10 बोलूं, इन दोनों के अंदर इतने फैक्टर का डिफरेंस होता है। ये लॉग की प्रॉपर्टी है। अरे भाई, पाजी की कक्षा में लॉग एंटी लॉग जाके देख लो तो ये चीज समझ में आ जाएगी और फिर ये इक्वेशन बहुत ही मजेदार और इजी लगेगा। परफेक्ट। सो दैट्स टेम्परेचर्स इफेक्ट। अब अगर आप देखो तो ये माइनस में है पूरा का पूरा फैक्टर। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये पूरा का पूरा फैक्टर डिक्रीज हो जाएगा। ये डिक्रीज होगा तो ओवरऑल के जो है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। सो यहां से पता चला दैट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेस, एंड ऑन द अदर हैंड एक्टिवेशन एनर्जी अगर इंक्रीज हुआ तो ये पूरा फैक्टर इंक्रीज हो जाएगा, देयरफॉर आपका रेट डिक्रीज हो जाएगा। सो ई और रेट का इनवर्स रिलेशन, टेम्परेचर और रेट का डायरेक्ट रिलेशन। आर्हेनियस को इस इक्वेशन के लिए नोबेल प्राइज दिया गया कि भैया बहुत ही क्लासिक काम कर दिया है तुमने। अब ये इक्वेशन के बेसिस पे हम टेम्परेचर का इफेक्ट स्टडी कर सकते हैं। कोई भी रिएक्शन को किसी भी टेम्परेचर से किसी भी टेम्परेचर तक लेके जाओ तो आपको बहुत आसानी से क्या पता चल जाएगा, टेम्परेचर का इफेक्ट पता चल जाएगा कि कितना क्वांटिटेटिवली रेट इंक्रीज होगा। परफेक्ट। नेक्स्ट, लॉग ऑफ के वर्सेस 1/t का ग्राफ बहुत ही सिंपल। इंटरसेप्ट लॉग ए, देखो ये रहा लॉग ए इंटरसेप्ट है। डाउनवर्ड आता हुआ ग्राफ, उसका स्लोप माइनस ई ए बाय 2.303 आर, माइनस ई ए बाय 2.303 आर। ये रहा स्लोप। 1/t आपका एक्स एक्सिस पे था। फेयर है। चल नेक्स्ट, फॉर एवरी 10 डिग्रीज राइस, ये कुछ फैक्ट्स हैं जो ढूंढे गए कि एवरी 10 डिग्रीज राइस पे अपने को रेट डबल होता हुआ दिखाई दे रहा है, विच इज ट्रू टू सर्टेन एक्सटेंट। कुछ रिएक्शंस 3 टाइम्स भी हो रहे थे तो टेंशन नहीं लेना है, डबल अभी के लिए मान के चलेंगे। अ रिएक्शन विद हायर वैल्यू ऑफ ई ए विल हैव सिमिलर वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। अब ये ध्यान देना, मैंने आपको यहां पर 2 रिलेशन ऑलरेडी दे दिए हैं कि ई ए और टेम्परेचर में कैसा रिलेशन है, रेट कांस्टेंट में कैसा रिलेशन है, टेम्परेचर और रेट में कैसा रिलेशन है। परफेक्ट है। चल नेक्स्ट, ऑब्वियसनी एक छोटा सा क्वेश्चन पढ़ेंगे और वो क्वेश्चन क्या आता है, अप्लाई करना सिखाता है। दैट इज द स्लोप ऑफ आर्हेनियस प्लॉट ln k वर्सेस 1/t। ln लॉग नहीं, ध्यान देना, of a first order reaction is this. The value of EA for this reaction is given, is हमें एक्टिवेशन एनर्जी ढूंढना है और आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है R का वैल्यू। अब जरा
ध्यान से और अच्छे से समझना कि अगर ये जो ग्राफ यहां पर हमने ड्रॉ किया हुआ है उसमें ये ln k हो जाए और 1/t हो जाए तो ग्राफ का नेचर चेंज नहीं होगा, ग्राफ का खाली स्लोप चेंज होगा, ये -EA/r हो जाएगा। बस ये 2.303 का फैक्टर यहां से हट जाएगा। अब दिया क्या हुआ है, स्लोप दी हुई है मेरे बच्चे, स्लोप को इक्वेट कर देना है विद दिस वैल्यू, कहानी खत्म भाई। देखो r का वैल्यू तो अपने को पता है 8.314, उसको यहां मल्टीप्लाई करो, आपको EA की वैल्यू मिल जाएगी। हां ध्यान देना, आपका जो आंसर आएगा वो जूल में आएगा और आंसर जो दिया हुआ है वो किलो जूल में है। अब यार बच्चा बच्चा जानता है कि ये जूल और किलो जूल में क्या रिलेशन है, और बहुत ही अच्छे से और आसानी से आप इस चैप्टर के अंदर इन इक्वेशंस को एक पेज पे लिख के बढ़िया से नोट डाउन करके अगर लिख लें तो ये चैप्टर यहीं पे पाजी की कक्षा के वन शॉट में कंप्लीट हो जाएगा, है कि नहीं। इस पूरे चैप्टर का जब आप रोड मैप, माइंड मैप देखोगे तो आपको दिखेगा कि बहुत ही आसान है, सिर्फ इक्वेशंस और उनके क्वेश्चंस का खेल है। एंड दैट्स ऑल फॉर द क्लास टुडे। विद दैट please take care of yourself and share this video with someone who really needs it, and make sure कि आप लोग ये वीडियो के नोट्स अच्छे से बना लें। Thank you so much.